इस वीडियो को देखने के बाद ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। क्यों इसमें लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसमें क्या खास बात है, ये काम कैसे करता है, या फिर ये इलीगल है या लीगल है, क्या हम इससे पैसे भी अर्न कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश। कुछ शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। इसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज हमको कोई डेटा एंट्री करना है या रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो हम एक्सेल शीट का इस्तेमाल कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक्सेल शीट किसी के हाथ लग गई तो कोई इसे चेंज भी कर सकता है। तो इस कंडीशन में अगर कोई ऐसा तरीका निकल कर आ पाए जो ये एक्सेल शीट का प्राइवेसी जो है वो मेंटेन हो, लेकिन साथ ही साथ सबके साथ शेयर्ड भी हो, तो लोग इस पे ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे और इस सिस्टम पे ज़्यादा भरोसा करके उसको यूज़ कर पाएंगे। ब्लॉकचेन ऐसा ही रिकॉर्ड स्टोर करने का एक तरीका है जो डिसेंट्रलाइज होता है और इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर या डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे कि गूगल अपने सारे प्लेटफॉर्म्स का इकलौता मालिक है, जैसे कि जी ड्राइव, जीमेल, यूट्यूब और भी बहुत सारे गूगल के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। उसके सारे डिसीजंस गूगल ले सकता है। गूगल चाहे तो उस डेटा को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है या उसे मैनिपुलेट कर सकता है। तो यहाँ पर हम गूगल को एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बोल सकते हैं। वहीं पर डिसेंट्रलाइजेशन में कोई इकलौता डिसीजन मेकर नहीं होता, उसके सारे यूजर्स और उसके क्रिएटर्स ही उसके डिसीजन मेकर्स होते हैं। और इसी से ये नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी के लिए भी जाना जाता है, यानी कि हम जो भी डेटा इस नेटवर्क में एंटर करेंगे वो इस नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर में स्टोर्ड रहेगा। और अगर कोई भी एक कंप्यूटर में कोई भी डेटा चेंज करने की कोशिश करता है तो वो सारे कंप्यूटर से मैच नहीं होगा और वो वहीं पर पकड़ा जाएगा कि कहाँ पर ये डेटा जो है वो चेंज हुआ है। और इसी वजह से इसे सेफ्टी के लिए भी जाना जाता है। और कंप्यूटर जो एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं उसे हम पीयर टू पीयर नेटवर्क भी कहते हैं। बट अब बात ये आती है कि जब ये डेटा इतने सारे कंप्यूटर्स में शेयर्ड रहेगा तो प्राइवेसी कहाँ से बन पाएगा। तो ये ऐसे शेयर नहीं होता है, ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में शेयर होता है जिसे कोई भी ऐसे ही रीड नहीं कर सकता। सभी कंप्यूटर से जो वेरिफिकेशन होता है उसका भी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू वो अप्रूव होता है। यहाँ पर कोई इन पर्सन बैठ के अप्रूव या डिक्लाइन नहीं कर रहा होता। बट ये सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए कुछ खास तरह के कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। अगर कोई भी इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो अपने कंप्यूटर इस नेटवर्क से जोड़ सकता है और उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जो ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है उस प्रोसेस को माइनिंग या प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। और प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाता है, यानी कि उनको इंसेंटिव्स के रूप में बहुत सारे क्रिप्टो भी वो अर्न कर सकते हैं। जिसके आईडी से ये परफॉर्म हो रहा है उसे माइनर भी कहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम ब्लॉकचेन को टेक्निकल भाषा में समझना चाहें तो ब्लॉकचेन का मतलब होता है ब्लॉक्स का चेन। और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन या डेटा होता है वो ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, यानी कि हर एक ब्लॉक में हर एक डेटा स्टोर्ड रहता है। जैसे ही वो ब्लॉक फिल होते जाता है वो नेक्स्ट ब्लॉक में डेटा स्टोर होते जाता है। तो अगर हम कोई भी ब्लॉक को ऐसा उठा कर देखें तो उस ब्लॉक में 3 टाइप के इंफॉर्मेशन हमको स्टोर मिलते हैं। पहला है हैश, दूसरा है ट्रांजैक्शन और तीसरा है प्रीवियस ब्लॉक का हैश। तो अब ये हैश क्या होता है? हैश एक तरह से किसी भी ब्लॉक का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, यूनिक एड्रेस होता है, या फिर हम उसे थंब प्रिंट भी कहते हैं। तो जितने भी ब्लॉक्स इस दुनिया में बनेंगे ब्लॉकचेन के अंदर, तो सारे ब्लॉक्स का जो हैश होता है वो यूनिक होता है। उसी तरह से प्रीवियस हैश का मतलब है कि वो प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश है, यानी कि प्रीवियस ब्लॉक की आइडेंटिटी, वो इस ब्लॉक में अवेलेबल होती है। अब यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है या फिर जो भी हमारा डेटा है वो इसी ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन में स्टोर्ड रहता है। अब हम आगे जब भी जाएंगे, नेक्स्ट ब्लॉक में जाएंगे, तो इस ब्लॉक का जो हैश है वो इस ब्लॉक का प्रीवियस हैश बन जाएगा और एक उसका भी खुद का हैश होगा। तो इस तरीके से ये ब्लॉक में सीरीज वाइज चलते जाता है। सपोज कोई एक ब्लॉक में कोई डेटा चेंज करने की कोशिश करता है तो वो जो उसका हैश है या फिर जो उसका एड्रेस है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि उस हैश में टाइम स्टैम्प, डेट और ये सारा चीज़ भी स्टोर्ड रहता है। तो अगर एक ब्लॉक में अगर कोई एड्रेस चेंज हो गया तो उसके पीछे का पूरा सीरीज ऑफ ब्लॉक्स का इंफॉर्मेशन है वो मिसमैच हो जाएगा और इस तरह से ये ब्लॉकचेन नेटवर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। कहाँ पर डेटा चेंज हो रहा है हम इसे आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये लगभग इम्पॉसिबल होता है कि इतने सारे सीरीज ऑफ ब्लॉक्स का इंफॉर्मेशन हम चेंज कर पाएँ। तो ब्लॉकचेन तो अब हम समझ ही गए।
लेकिन अब मन में ये सवाल आता है कि क्रिप्टो क्या चीज़ है और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का क्या रिलेशन है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए दुनिया में एक व्हीकल लॉन्च हुआ है पहली बार जिसके 4 चक्के हैं। हमारे पास 4 चक्के वाले व्हीकल अभी तक हमने नहीं देखे हैं। तो अब क्या होता है कि हम उस 4 चक्के वाले व्हीकल को अपने ज़रूरत के हिसाब से हम सेडान बना लेते हैं या एसयूवी बना लेते हैं या फिर हैचबैक बना लेते हैं। तो क्योंकि सभी का अलग अलग ज़रूरत है, हमने उसको अलग अलग नाम दे दिया। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी भी वर्क करता है। ब्लॉकचेन जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो करेंसी इसी के बेसिस पे काम करता है। यानी कि हम शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि अगर हम कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहे हैं तो हम ये सीख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है। यहाँ पर 4 चक्के का टेक्नोलॉजी जो है वो ब्लॉकचेन है और अलग अलग यूज़ केस के हिसाब से, जैसे कार, सेडान और हैचबैक हमने नाम दिया है, उसी तरह से अलग अलग यूज़ केस के हिसाब से हमने क्रिप्टो करेंसी अलग अलग बनाए हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथीरियम, लाइट कॉइन, डॉज कॉइन और भी बहुत सारे। चलते सब एक ही टेक्नोलॉजी पे हैं लेकिन सबका यूज़ अलग है। इसका मतलब हम ये एक प्रकार से और समझ सकते हैं कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, काम ब्लॉकचेन पर ही करेगा। ब्लॉकचेन इज द बेसिस ऑफ क्रिप्टो करेंसी, मतलब इसके बिना कोई भी क्रिप्टो करेंसी काम नहीं कर सकता। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या ये लीगल है या इल्लीगल है, मतलब कि क्या इसको यूज़ करने से हमें कोई जुर्माना हो सकता है या इंडियन गवर्नमेंट हमें जेल कर सकती है। इंडियन गवर्नमेंट के लिए इसको यूज़ करना एक लीगल टेंडर नहीं है। अब लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि सपोज़ मार्केट में हम कोई सामान लेने जाते हैं, चाहे वो कार हो या मोबाइल फ़ोन हो, तो कोई भी सामान लेने के लिए हम क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब चूंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, किसी कंट्री का गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता। इसको यूज़ तो कर सकते हैं, इससे पैसे भी अर्न कर सकते हैं। तो अभी 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये रूल लाया है, कोई भी प्रकार का क्रिप्टो करेंसी से हम फ़ायदा लेते हैं या फिर उससे अर्न करते हैं तो 30% ऑफ द इनकम जो हमको उससे प्रॉफिट जो हुआ है उसका हमको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। हम इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसको हम जैसे अभी हम पैसे को यूज़ करते हैं उस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये इंडिया में इस तरह से ये इल्लीगल है। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब चूंकि हमको पता चल गया है कि हमको जेल नहीं होने वाला तो हम इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा पर्सनली, जो जितना भी मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से क्रिप्टो करेंसी एक हाई रिस्क हाई प्रॉफिट मार्जिन वाला काम है। तो आप उतना ही पैसा इसमें डालें जितना पैसा अगर बह भी जाए या फिर आपको वापस भी ना मिले तो भी आप चैन से सो सकें। अगर ये सोच के इस बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं कि आपको ओवरनाइट कोई सक्सेस मिल जाएगा या फिर 5-7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप वो पैसा खो दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खो ही देंगे, लेकिन आप इस उम्मीद से पैसे मत लगाइए कि आपको पैसे मिलने वाले हैं। अब हमने ये देख लिया कि ब्लॉकचेन है क्या, ये काम कैसे करता है, हमने ये भी देख लिया कि क्रिप्टो करेंसीज क्या है। अब मन में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि ब्लॉकचेन को आखिर यूज़ कैसे करना है या फिर क्या इसके यूजेस हैं, क्यों इतना इसको लोग एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में देख रहे हैं या फिर फ्यूचर टेक्नोलॉजी के रूप में देख रहे हैं। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे शब्द से ही पता चलता है कि स्मार्ट है और कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट का मतलब ऑटोमेटिक प्रोसीजर्स, उसमें प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जो हम डेली लाइफ में या फिर कभी घर खरीदते हैं तो एग्रीमेंट करते हैं या फिर किसी भी तरह का हम एग्रीमेंट करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो हम इसको किसी भी तरीके कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ इन्वॉल्व हों। ये सभी के साथ शेयर्ड भी होगा, ये हाईली सिक्योर भी होगा क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है और ये ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी। तो जहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल होता है जैसे कि रियल एस्टेट, हेल्थ केयर या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, या फिर यहाँ तक कि हम गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स भी इस प्लेटफॉर्म में लेकर आ सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में लेकर आ सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें क्योंकि ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर प्रोसेस का इन्वॉल्व होता है, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। जैसे कि हम ट्रेडिशनल एग्रीमेंट या ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कभी कभी पेपर वर्क में या फिर अप्रूवल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये कुछ ही सेकंड्स में या कुछ ही मिनटों में हमारा वो काम करके दे देता है। इसका यूज़ मनी ट्रांसफ़र में बहुत अच्छे से किया जा सकता है। जहाँ पर हम ट्रेडिशनल बैंकिंग में जाएं तो हमको कई घंटों से कई दिन भी लग सकते हैं पैसे एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए, अगर हम कहीं फॉरेन कंट्री में पैसा भेजना चाहते हैं।
लेकिन इस मेथड से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से हम कुछ ही सेकंड्स में वो पैसा भेज सकते हैं। यहाँ तक कि जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं या फिर कोई भी बैंक होता है, सरकारी बैंक भी होते हैं, वो जो बीच में चार्जेस वो लेते हैं बैंक के ट्रांजैक्शन का, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हमको कोई बड़ा अमाउंट कहीं पर ट्रांसफ़र करना है तो वो उसके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है। वो चार्जेस हमको ये टेक्नोलॉजी जो है वो बचा कर देगा। थर्ड है पर्सनल आइडेंटिटी सिक्योर करना। हम आए दिन ये न्यूज़ में ये सुनते रहते हैं कि फेसबुक का ये सर्वर हैक हो गया, तो यहाँ से बहुत सारे लोगों का प्राइवेट डेटा जो है वो लीक हो गया। और भी बहुत सारे ऐसे टेक जाइंट्स हैं जहाँ पर हम अपने डेटा शेयर कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा शेयर कर देते हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर। कई सारे वेबसाइट्स में जहाँ पर से हमारा ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पर हम शेयर कर देते हैं। तो ये चीज़ वेब 2.0 में ये चीज़ जो इशू है आइडेंटिटी थेफ्ट का, या फिर कहाँ पर यूज़ हो रहा है उसका, या फिर कोई भी कंपनी या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हमारी आइडेंटिटी को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है उसका, तो यहाँ पर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो ये हमको अथॉरिटी देता है कि हम किस तरीके से अपने आईडी को शेयर करना चाहते हैं या फिर कहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं और किस हद तक यूज़ करना चाहते हैं। ये सारा फ्लेक्सिबिलिटी हमको इस टेक्नोलॉजी की मदद से मिलता है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन अगर यूज़ हो तो जहाँ पर ब्लॉकचेन का नाम आता है वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का नाम आ ही जाता है। यानी कि हम ट्रांसपेरेंट तरीके से लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में डेटा रियल टाइम अपडेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जितने भी लोग लॉजिस्टिक्स सर्विसेज से जुड़े हैं, चाहे वो क्लाइंट्स हो या बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर हो, उन सारे लोगों से रियल टाइम अपडेट शेयर कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे ऑटोमेशन कर सकते हैं जो कि हमारा काफ़ी टाइम और समय बचा सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमको मदद करेगा रियल टाइम कैश ट्रांजैक्शन करने के लिए, या फिर हम कोई ह्यूमन एरर रिमूव करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए भी मदद करेगा। ऑटोमेशन करके हम अपने खर्चे जो है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो है वो बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ केयर। आप ये सोचिए कि जब बच्चा कोई भी पैदा होता है तो उसका बचपन से लेके बुढ़ापे तक कितने सारे वैक्सीनेशंस लगने होते हैं, उन सारे जगह का रिकॉर्ड एक जगह मेंटेन नहीं हो पाता है। तो क्या हो अगर एक ऐसा सिस्टम बन जाए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके, जो एक इंसान के सारे डेटा को एक ही जगह स्टोर रख सके, भले ही वो अलग अलग हॉस्पिटल से इलाज करवाएं, लेकिन एक डॉक्टर एक ही आईडी का इस्तेमाल करके उस डेटा को रिट्रीव करके एक पेशेंट का सही इलाज करा पाए। ये कुछ मेरे तरफ से 5 मैंने मेजर इंडस्ट्री को चूज किया आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ब्लॉकचेन का किस तरह से किस हद तक इस्तेमाल हो सकता है। तो जैसा कि हर चीज का एक प्लस साइड भी होता है, एक माइनस साइड भी होता है, तो कुछ एडवांटेजेस में से अगर हम देखें तो ये काफी सिक्योर है, रिलायबल है, इससे काफी हमारा समय बच सकता है। समय बचेगा तो कॉस्ट भी सेव होगा। लेकिन डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो सबसे पहला तो यह है कि हर जगह ये एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट या अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं है, तो हम कहीं पर शिकायत करने नहीं जा सकते। कोई भी तरह का इशू है तो हम किसी एक इंसान के पास जाकर कंप्लेन नहीं कर सकते, और ये अभी के टाइम के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी हम इसके यूज टू नहीं हुए हैं। तो इसके अनएथिकल यूजेस भी बहुत सारे होते हैं, गैर कानूनी यूजेस बहुत प्रकार के हो सकते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो ये ना बहुत वॉलेटाइल होता है, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा चेंज इसके वैल्यू में आ जाता है, तो वो भी एक इसका अभी तक माइनस पॉइंट में काउंट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारे तरफ से आपके लिए वीडियो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। हमने कोशिश किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसान भाषा में समझा सकें कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है और इसके फ्यूचर में क्या क्या स्कोप्स हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आप किन टॉपिक्स में वीडियो चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।